Yes, good morning class 10th students. Today's date is 24/7/2020. ठीक है, और अपन ने जो चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर का नाम था मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, अब इसमें कई बच्चे की ये क्वेरी आती है कि सर कौन कौन से टॉपिक रिलेटेड है, कौन कौन से टॉपिक्स अपने आपकी बार कोर्स में हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका सीबीएसई ने जो डाला है उसको मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अलावा अपन अगर एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, कोई बात है तो इसमें कोई बुराई है नहीं, उनको तो पढ़ ही रहे हैं। ये थोड़ी है उन टॉपिक्स को अपन छोड़ रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए दूसरा टॉपिक रिलेटेड है। अब आप क्या है, यूँ कहते हैं कि सर वो टॉपिक तो हट गया। अरे वो टॉपिक हट गया, लेकिन उस टॉपिक को पढ़े बिना आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ सकते। अब आपको अगर मैं कन्वर्जन ऑफ स्टेट नहीं पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड्स गैस, तो फिर उससे आपको सब्लिमेशन कैसे समझ में आता। सब्लिमेशन आपके आगे तक काम आता है, फिर वो आपके समझ में नहीं आता है। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट आपके बाई चांस हट गया। अब कूलिंग इफेक्ट मैंने नहीं समझाया तो उसके बेस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, उनको आपको करना है। तो क्या होता है, कुछ टॉपिक्स हैं जो रिलेटेड हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी हैं, तो अपन उनका डिस्कस करेंगे। एक एक चैप्टर का पढ़ते जाएंगे, डिस्कस करेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में देखिएगा, सबसे पहले तो आपके डिलीटेड टॉपिक, ठीक है। रिलेटेड टॉपिक में क्या है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। एक तो बेसिक वो प्रोसेस है एनसीईआरटी में जिससे अपन मेटल्स को ओर में से अलग करते हैं, उसका प्योरिफिकेशन करते हैं। ये सब आपके टॉपिक में से हट गया है। रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग है, ये सब आपके टॉपिक में से हट गया है। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, एक टॉपिक और है इसमें, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये भी आपके टॉपिक में से हट गया है ना। अब देखिए, ये बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है ना, ये बहुत बड़ा है। चैप्टर का आधा जो चैप्टर है ना, हाफ चैप्टर वो ये है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। लेकिन अब की बार क्या किया है, इस बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस को हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, इस टॉपिक को हटाने के बाद में अब अपन देखेंगे कि रिमेनिंग टॉपिक्स क्या क्या हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। मतलब कि सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक्स दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उन्हीं को पढ़ना है, उससे रिलेटेड भी पढ़ना है। ठीक है, तो रिमेनिंग टॉपिक्स, ठीक है, रिमेनिंग टॉपिक्स में क्या है देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, properties of metal and non-metal. Second one is reactivity series, है ना। Next is formation and properties of ionic compounds. Next is formation and properties of ionic कंपाउंड्स, ये टॉपिक दिए हुए हैं इस चैप्टर में। आप कहें सब तीन ही तो टॉपिक हैं, लेकिन ये तीन टॉपिक नहीं है, इन टॉपिक्स में बहुत कुछ है। इन तीन टॉपिक्स में आपके पास में बहुत कुछ है। कैसे, देखो ऐसे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, आपको पढ़ा चुका हूँ। डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज, लस्टर, सोनोरस, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ।
इसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में पढ़ा चुका हूँ, नॉन मेलेबल, नॉन लस्टर, ब्रिटल, नॉन सोनोरस, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद में आती है प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल आपने देख लिया सर इतना टॉपिक है, लेकिन इतने टॉपिक में बहुत कुछ है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हर मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, उसको मैंने आपको समझाया था अच्छे से, है ना। इसके बाद में क्या होता है, मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट करता है ये मैंने आपको बताया था। कुछ मेटल्स होते हैं वो ठंडे पानी से वाइग्रसली रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल होते हैं जो ठंडे पानी से धीरे रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल होते हैं जिसको रिएक्ट करने के लिए आपको पानी को गर्म करना पड़ता है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करने के लिए पानी की भाप बनानी पड़ती है, स्टीम। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो चाहे स्टीम हो चाहे कुछ भी हो। ये आपका वाटर का था। उसके बाद मेटल रिएक्ट विद एसिड, एसिड बताया था मैंने आपको। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आप पढ़ोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज होना कंपलसरी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज, तभी तो आप डिस्प्लेस करोगे। हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ये जरूर लिखिएगा वरना मार्क्स काट लो, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। मींस आपके जो आयोनिक कंपाउंड्स है जो मैं आपको 1-2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं आपको पता है, कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन से बनते हैं। प्रॉपर्टीज आपको मैंने बता दिया, दे आर हार्ड, दे आर ब्रिटल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से पढ़नी है ना। अब देखिए ये आपका पूरा यहाँ तक आयनिक कंपाउंड तक है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है कि भैया व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, व्हाई आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, इसका रीजन, इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, देखिए आयोनिक कंपाउंड हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। मींस इसमें क्या होता है, कैटायन और एनायन, दो आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा होता है, ये जो आयोनिक कंपाउंड होता है किस किस चीज से मिलकर बनता है, कैटायन और एनायन, और कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसलिए इनको ब्रेक करने के लिए, इसलिए दैट्स व्हाई फॉर ब्रेकिंग, ब्रेक करेंगे तभी तो मेल्ट होगा वो, जब कोई चीज टूटेगी तभी तो मेल्ट होगा। फॉर ब्रेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, large amount of energy required। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आता है व्हाई आयोनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट, आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि कैटायन और एनायन के फॉर्मेशन से बनता है और इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसकी वजह से अपन को तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन, अब इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2। जैसे आपने NaCl बनाया था ना, NaCl MgCl2, ऐसे Na2O एंड MgO इन दोनों का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करके बनाना है, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पेज नंबर 49 पर है, पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला, उनके 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आप करके देखेंगे, मैं आपको फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टॉपिक्स आप कभी भी ऐसा ना कहें जो सर पढ़ाते हैं वो ऐसे ही नहीं पढ़ाते हैं, उनको मजा थोड़ी आता है एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाने में, अच्छी बात है बल्कि टॉपिक कट गए तो, लेकिन बाई चांस मैं एक टॉपिक अब जैसे कैटायन एनायन नहीं है तो मैं क्या उनको पढ़ाऊंगी, उनको पढ़ाने के बाद में ही तो आपको आयंस समझ में आएगा, आयंस के बाद में ही आपको आयोनिक कंपाउंड समझ में आएगा, तो लिंक होता है तो उसको छेड़ना पड़ता है। ठीक है, ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।